नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 5 फरवरी 2026 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। तीनों एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला आर्टिकल हम न्यूक्लियर डेटरेंस से संबंधित डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर डेटरेंस का कंसेप्ट अब चेंज हो चुका है। दूसरा आर्टिकल फिस्कल कंसोलिडेशन से संबंधित हम डिस्कस करेंगे। रंगाराजन जी का आर्टिकल है, बजट से संबंधित अच्छा आर्टिकल है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल यूएस ट्रेड डील से संबंधित हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में ना फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल न्यूक्लियर डेटरेंस के बारे में है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, शुरुआत में राइटर ना कंटेक्स्ट समझाते हैं। आज के समय में यूएस और यूरोप के जो रिश्ते हैं वो देखो खराब हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वजह है डोनाल्ड ट्रंप और ग्रीनलैंड। ट्रंप ये चाहते हैं कि यूएस जो है वो ग्रीनलैंड को खरीद ले, और ग्रीनलैंड देखो डेनमार्क के अंडर आता है। डेनमार्क नाटो का एक मेंबर है। डेनमार्क ने मना कर दिया कि भाई हम नहीं देंगे आपको ग्रीनलैंड, हमें नहीं बेचना। तो ट्रंप ने ना इकोनॉमिक वारफेयर शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ देखो, हालांकि बाद में उन्होंने बोला कि हाँ कुछ ना कुछ हमने सहमति बना ली है, लेकिन इसका रिजल्ट ये निकला ट्रस्ट टूट गया। यूरोप और यूएसए के बीच में। देखो, नाटो एक संस्था है जो 1949 में बनी थी। मकसद था सोवियत यूनियन से बचाना। मतलब यूएसए की लीडरशिप में यह संस्था बनी थी। सोवियत यूनियन ना ज्यादा से ज्यादा देशों को अपने ग्रुप में इंक्लूड करता जा रहा था, वहां पे कम्युनिज्म इस्टेब्लिश करवाने की कोशिश कर रहा था। तो यूएस ने यह संस्था बनाई नाटो कि विभिन्न देशों को सोवियत यूनियन से बचाया जा सके। अब इस नाटो में ना यूएस एक प्रकार से ना फर्स्ट अमंग इक्वल्स हैं। वैसे तो सारे देश बराबर हैं, लेकिन फिर भी जो यूएस है उसकी भूमिका थोड़ी ज्यादा है। फर्स्ट अमंग इक्वल्स हैं। जैसे हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर सिस्टम है ना, वैसे तो सारे कैबिनेट जो मिनिस्टर्स हैं वो बराबर हैं, लेकिन पीएम थोड़े ज्यादा हैं बाकी मिनिस्टर्स से। लेकिन देखो, अब वही यूएस जो काइंड ऑफ लीडर था नाटो का, वही एक प्रकार से ना बुली बन गया है। वो अपने दोस्तों को धमका रहा है। तो सवाल यह है, क्या अब नाटो जो है वो यूरोप को बचा पाएगा? नाटो किस लिए बना था? नाटो बना था यूरोप को सोवियत यूनियन से बचाने के लिए, लेकिन नाटो में तो दरार आ गई। अब बल्कि यूएस जो है वो खुद ही धमका रहा है नाटो के कंट्रीज को, खुद ही उनकी चीजें छीन रहा है। तो क्या अब नाटो यूरोप की सुरक्षा कर पाएगा? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो बोल रहे हैं नाटो जो है अब खोखला हो गया है, अब दम नहीं है इस ऑर्गेनाइजेशन में। अब इसके बाद आते हैं कोर कंसेप्ट पे, जो इस आर्टिकल का कोर कंसेप्ट है। कोर कंसेप्ट क्या है? डेटरेंस। डेटरेंस का मतलब क्या होता है? डेटरेंस का मतलब होता है एक्शन थ्रू फियर ऑफ कंसिक्वेंसेस। सिंपल से सिंपल भाषा में बताता हूं। मतलब ना दुश्मन डर के मारे हमला ना करे। जैसे आप एक अंधेरे कमरे में जाते हो, अंधेरे कमरे में आप जाते हो तो आपका जो दुश्मन है उसको लगता है कि आपके पास में चाकू है, तो चाकू के डर से वो आपके ऊपर हमला नहीं करेगा। तो ये क्या है? ये डेटरेंस है। मतलब आपके दुश्मन को डर था कि अगर मैंने हमला किया तो आप चाकू मार दोगे, तो उस डर की वजह से ना आपके दुश्मन ने आपको कुछ नहीं बोला। तो यही क्या है? ये डेटरेंस है। मतलब आपका जो दुश्मन है ना डर के कारण हमला नहीं करता, तो मतलब वो डेटरेंस है। देखो, जब न्यूक्लियर एज स्टार्ट हुआ था ना, तो एक डिबेट स्टार्ट हुई थी, डेटरेंस किस चीज पे टिका है? देखो, डेटरेंस जो है ना वो 2 चीजों पे टिका है। मैं आपको बता भी देता हूं, खाली पेज लेके बता देता हूं। ये समझाने की चीज है ना, वो खाली पेज लेके समझाने में सही रहता है। यहां पे देखो ना 2 तरह के एक्सपर्ट्स हैं। एक तरफ के एक्सपर्ट ये बोलते हैं कि जो डेटरेंस टिका है वो टिका है सर्टेनिटी के ऊपर, निश्चितता के ऊपर। और दूसरी तरफ के जो एक्सपर्ट हैं ये बोलते हैं डेटरेंस टिका है अनसर्टेनिटी के ऊपर। मतलब दुश्मन आपके ऊपर हमला नहीं कर रहा क्योंकि उसे चीजों का पता नहीं है। समझ गए? 2 अलग अलग थ्योरीज है। पहली थ्योरी कहती है कि दुश्मन आपके ऊपर इसलिए हमला नहीं कर रहा क्योंकि उसे एग्जैक्टली पता है कि आपकी जो ताकत है वो कितनी है। दूसरा,
दुश्मन आपके ऊपर इसलिए हमला नहीं कर रहा कि उसको ये नहीं पता कि आपकी जो ताकत है कितनी है, उसे अंदाजा ही नहीं है, तो वो हमेशा ना डरता रहेगा, उसे शक करता रहेगा, यार पता नहीं कितनी पावर है, यार पता नहीं क्या कर देगा वो, इसलिए वो आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा। मैं आपको दोनों के एग्जाम्पल देता हूं। जैसे पहला है सर्टेनिटी मॉडल। सर्टेनिटी मॉडल जैसे देखो, यूएस रशिया जैसी जो न्यूक्लियर पावर्स है ना, ये सर्टेनिटी वाला मॉडल अपनाती हैं। ये एग्जैक्टली बता देते हैं कि हमारे पास में मान लो 5,000 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ये बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि हमारे पास देख लो इतने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, भंडार हैं न्यूक्लियर वेपन्स के। ये टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके अपनी ताकत दिखाते हैं और इरादा दिखाते हैं। जितने ज्यादा वेपन्स उतना स्ट्रोंग इरादा कि कोई इन पे हमला करेगा तो इसका ये करारा जवाब देंगे। तो ये है डेटरेंस बाय सर्टेनिटी। एग्जैक्टली नंबर्स बता देना कि भाई हमारे पास तो इतने हैं, सब कुछ क्लियर कर देना। दूसरा है डेटरेंस बाय अनसर्टेनिटी। इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है जैसे इजराइल जैसे देश हैं, कभी क्लियर बोलेंगे ही नहीं। इजराइल कभी नहीं बोलेगा क्लियर कि मेरे पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं। वो जानबूझ के अपनी पॉलिसी में ना एम्बिगुटी रखेगा, संदिग्धता रखेगा, वो क्लियर ही नहीं करेगा, ताकि ना दुश्मन देश जो है ना वो इजराइल से डरता रहे कि भाई इजराइल के पास तो पता ही नहीं कौन से हथियार हैं, अगर हमने इजराइल के ऊपर हमला किया तो पता नहीं यार वो कैसे हमसे रिवेंज लेगा। न्यूक्लियर वेपन से भी बड़े हथियार हो सकते हैं उनके पास, तो समझ गए। तो इजराइल कभी क्लियर ही नहीं करता जानबूझ के, और इजराइल क्लियर नहीं करता, इसी में उनकी ताकत छुपी है। दुश्मन डरता रहता है उनकी ताकत को लेके। यह है डेटरेंस बाय अनसर्टेनिटी। इवन इंडिया पाकिस्तान का एग्जांपल ले लो यार। 1980 से लेके 1998 के बीच में दोनों को ना एक दूसरे से डर लगता था। क्लियर नहीं था कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं या नहीं है, पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं या नहीं है। दोनों डरते थे कि सामने वाले के पास में हो सकता है, इसलिए कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। यह भी एक प्रकार से ना डेटरेंस बाय अनसर्टेनिटी है, पता नहीं है। तो राइटर बोलते हैं देखो ये डिस्कशंस ना अब पुराने हो गए हैं, अब दुनिया बदल गई है। जब नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आई थी ना 1970 में, तो उसने ना देशों को ना दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया था। एक तरफ थे हैव्स जिनके पास में न्यूक्स हैं, और दूसरी तरफ हैव नोट्स जिनके पास में न्यूक्स नहीं हैं। लेकिन आज चुनौतियां बदल गई हैं। आज चुनौती है क्लाइमेट चेंज की, आज चुनौती है आतंकवाद की, आज चुनौती है इकोनॉमिक असमानताओं की। तो क्या न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो क्लाइमेट चेंज को रोक सकता है? नहीं रोक सकता। फिर भी सभी देशों को यह लगता है, मतलब सभी तो नहीं, फिर भी देखो विभिन्न देशों को यह लगता है कि न्यूक्स ही अल्टीमेट सिक्योरिटी की गारंटी है। तभी तो जो ईरान है वो न्यूक्लियर पावर बना रहा है, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। तभी तो रशिया जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने की धमकी देता है। राइटर कहते हैं देखो न्यूक्लियर बॉम्ब क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक स्ट्रेस, ये सब प्रॉब्लम नहीं सोल्व कर सकता, लेकिन फिर भी कुछ देशों को लगता है कि न्यूक्लियर जो बॉम्ब है वही सिक्योरिटी की गारंटी दे सकता है। यहां पे देखो एक और चीज आ गई। पहले ना कोल्ड वार के दौरान ना रशिया और यूएस, उस समय यूएसएसआर था, यूएसएसआर और यूएस दोनों के बीच में ना काफी सारी ट्रीटी साइन हुई थी कि भाई हम दोनों मिलकर डिसाइड कर लेते हैं न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या को ना फॉर एग्जांपल 5,000 से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे। तो नंबर इन्होंने डिसाइड कर लिया था। लेकिन अब वो ट्रीटी ना धीरे धीरे खत्म हो रही है। जैसे न्यू स्टार्ट ट्रीटी है, न्यू स्टार्ट ट्रीटी है आर्म्स के कंट्रोल को लेके कि इससे ज्यादा आर्म नहीं बनाएंगे। वो ट्रीटी 5 फरवरी को यानी आज खत्म हो रही है। अब ये लास्ट ट्रीटी थी जो न्यूक्स की गिनती कम करती थी, अब ये हट गई है। इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट कोल्ड वार की तरह ना फिर से आर्म रेस स्टार्ट हो जाएगी, हथियारों की रेस। आप देख लीजिए आज के समय में क्या हो रहा है। आज के समय में जो चाइना है ना, चाइना भाई आज के समय में ना हर साल 100 जो न्यूक्लियर वार हेड्स है ना वो ऐड कर देता है। यूएस पहले कह रहा था कि हम न्यूक्लियर स्टॉक पाइल को, न्यूक्लियर भंडार को कम करेंगे, लेकिन अब वो भी बढ़ा रहे हैं। समझ गए? यूएस और रशिया इनके पास में 5,000 प्लस न्यूक्लियर भंडार हैं, न्यूक्लियर वार हेड्स हैं। इवन यूके जैसा देश भी अब अपने न्यूक्लियर वार हेड को इंक्रीज कर रहा है। तो मतलब हम ना कोल्ड वार वाली जो सोच है ना उसमें वापस जा रहे हैं। फिर यूक्रेन से क्या लेसन मिलता है? यूक्रेन से देखो जबरदस्त लेसन मिलता है।
यूक्रेन के युद्ध ने ना डेटरेंस की जो डेफिनेशन है ना वो बदल दी है। कैसे? देखो, रशिया ने ना बार बार धमकी दी कि हम जरूरत पड़ने पर न्यूक्लियर पावर यूज कर लेंगे, लेकिन यूक्रेन ना इस धमकी से डरा नहीं। यूक्रेन ने रशिया के अगेंस्ट ना सिर्फ देखो डिफेंस क्रिएट किया, और थोड़ी बहुत यानी छोटी मोटी टेरिटरी भी रशिया से वापस ले ली। तो यहां पे न्यूक्लियर धमकी काम नहीं आई। समझ गए? यहां पे न्यूक्लियर धमकी काम नहीं आई। यहां पे आप ना थ्रेट वर्सेस रियलिटी देखो। पुतिन ने धमकी दी थी लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स को यूज नहीं किया। आप पूछोगे क्यों यूज नहीं किया? क्योंकि देखो, न्यूक्लियर वेपन्स के यूज करने को लेकर ना एक टैबू है। 1945 में एकमात्र बार यूएसए ने न्यूक्लियर वेपन्स को गिराया था, 6 अगस्त को और 9 अगस्त को जापान में गिराया था। लेकिन उस समय ना यूएस की काफी थुथु हुई थी, इतने गंदे लोग न्यूक्लियर वेपन गिराते हो, मार दिया इतने लोगों को, बेकार लोग। तो इतनी थुथु हुई थी यूएसए की। अब कोई भी देश ना न्यूक्लियर वेपन यूज करने से डरता है। एक टैबू हो गया है, स्टिग्मा अटैच हो गया है कि यार हमने न्यूक्लियर वेपन यूज कर लिया ना, पूरी दुनिया हम पे थूकेगी, इतने सारे निर्दोष लोगों को मार दिया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो इसलिए ना न्यूक्लियर वेपन को यूज करना उतना आसान नहीं है। इसलिए पुतिन ने धमकी तो दी लेकिन यूज नहीं किया। फिर देखो, इवन जब पुतिन ने न्यूक्स को यूज करने की धमकी दी ना, वेस्ट ने जानते हो क्या जवाब दिया? वेस्ट ने बदले में यह जवाब नहीं दिया कि तुम न्यूक्स यूज करोगे तो हम भी न्यूक्स यूज करेंगे। नहीं, वेस्ट ने ये नहीं किया। वेस्ट ने यह कहा, देखो अगर आपने न्यूक्स यूज किए ना, तो वेस्ट ने रशिया को यह बोला, हम बदले में न्यूक्स तो यूज नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हमारा जो जवाब होगा ना वो बहुत मजबूत होगा, हम तुमको तबाह कर देंगे। ऐसे मिसाइल्स यूज करेंगे, ऐसे ऐसे सैंक्शंस लगाएंगे कि तुमको तबाह कर देंगे। तो वेस्ट ने यह जवाब दिया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि डेटरेंस के लिए यानी डर पैदा करने के लिए न्यूक्लियर के बदले न्यूक्लियर बोलना जरूरी नहीं है कि तुमने न्यूक्लियर यूज किया तो हम भी न्यूक्लियर यूज करेंगे। नहीं, यह बोलना जरूरी नहीं है। न्यूक्लियर के बदले भारी तबाही का डर भी काम करता है। जैसे वेस्ट ने बोला ना, हम न्यूक्स तो यूज नहीं करेंगे लेकिन भारी तबाही कर देंगे आपकी। तो यह डर काम किया और पुतिन ने न्यूक्स नहीं यूज किए। समझ गए? मतलब फिर से बोलता हूं, न्यूक्लियर के बदले भारी तबाही का जो डर है वो भी काम करता है। कोई जरूरी नहीं कि यही बोलो कि हां भाई तुम न्यूक्लियर यूज करोगे तो हम भी न्यूक्लियर यूज करेंगे। अब देखो, आप ये भी तो देखो ना, यूक्रेन जैसा देश जिसके पास में न्यूक्लियर वेपन नहीं है, वो देखो हारा नहीं है, अभी भी लड़ रहा है रशिया के साथ में, उसने घुटने नहीं टेके हैं। सोच के देखो, एक नॉन न्यूक्लियर स्टेट से टक्कर ले रहा है, उसे रोक भी रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अब वापस आते हैं आर्टिकल की शुरुआत पर। देखो, यूएस पे तो यूरोप का जो भरोसा है वो टूट चुका है। अब यूरोप को ना अपनी सुरक्षा खुद करनी है। एक नया ग्रुप बना है जिसका नाम है कोलिशन ऑफ विलिंग। ये देखो, ये जो ग्रुप है ना, नया बना है जिसका नाम है कोलिशन ऑफ विलिंग, क्योंकि यूएस के ऊपर भरोसा टूट गया है। ये जो ग्रुप है ना, मेनली देखो यूरोपियन कंट्रीज का ग्रुप है। मकसद क्या है इस कोलिशन ऑफ द विलिंग ग्रुप का? मकसद है यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी देना, यूक्रेन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। यह मकसद है इस कोलिशन ऑफ द विलिंग ग्रुप का। सवाल यह है, यूरोप का जो नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है ना वो कैसा होगा? नहीं समझे? मैं समझाता हूं। देखो, पहले तो जो यूरोप था वो यूएस के न्यूक्लियर वेपन्स की छतरी में था कि यूएस बचा लेगा, लेकिन अब तो वो भरोसा टूट गया। तो अब क्या करेंगे यूरोप वाले अपनी सिक्योरिटी के लिए? या तो देखो वो फ्रांस और यूके को बोलेंगे कि भैया अब आप ही का साथ है, यूएस तो भाग गया, आप भी यूरोप के देश हो, हम भी यूरोप के हैं, तो अब आपके न्यूक्स की हमें आवश्यकता है अपनी सुरक्षा के लिए, तो आप अपने न्यूक्लियर वेपन्स को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दो। एक ऑप्शन तो ये हो सकता है यूरोप के पास में। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है बिना न्यूक्स के भी, बिना न्यूक्लियर वेपन्स के जो कन्वेंशनल वेपन्स है ना, दूसरे वेपन्स हैं, उनको बहुत मजबूत कर लेना। जैसा वेस्ट ने जवाब दिया था रशिया को कि हम न्यूक्स तो नहीं यूज करेंगे लेकिन कन्वेंशनल वेपन्स इतना मजबूती से यूज करेंगे कि तुम्हें तबाह कर लेंगे। तो दूसरा ऑप्शन यूरोप के पास में यह है, न्यूक्स ना बनाए या फिर फ्रांस यूके से ना मांगे, बल्कि दूसरे कन्वेंशनल वेपन्स को
मजबूती से हासिल करें, ताकि उनका डर हो रशिया के मन में या फिर दूसरे देशों के मन में जिनसे वो अपनी सुरक्षा करवाना चाहते हैं। तो जो भी डिसीजन यूरोप अभी लेगा ना, उसी से देखो आने वाले 50 सालों की जो न्यूक्लियर थ्योरी है वो डिसाइड होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो डिसीजन यूरोप अभी लेगा उसी से न्यूक्लियर डेटरेंस की दशों और दिशा तय होगी आने वाले 50 सालों में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। आइडियली देखो जो टैक्स बॉयंसी है ना वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, लेकिन करंट सिचुएशन में ना 2026-23 में आप देखो टैक्स बॉयंसी जो है वो 0.8 है। मतलब जीडीपी तेज भाग रही है लेकिन टैक्स कलेक्शन उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा है। अगर हम दोनों का देखें अलग अलग काट के, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन मतलब इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, यहां पे जो टैक्स बायोंसी है ना 1.1 है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे जीएसटी में जो बायोंसी है ना वो सिर्फ 0.3 है। मतलब समझ गए? यानी डायरेक्ट टैक्स में तो फिर भी ठीक है कि जीडीपी बढ़ती है तो डायरेक्ट टैक्स का जो कलेक्शन है उतना ही बढ़ जाता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता। जीडीपी बढ़ती है, मान लो 10%, 10 रुपए जीडीपी बढ़ गई, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ रहा है सिर्फ 3 रुपए से। तो ये गलत है, क्योंकि देखो डायरेक्ट टैक्स ना अमीर लोग देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स ना सब देते हैं। जैसे बिस्किट्स हैं पार्ले जी के, उस पर जीएसटी लगता है, सब देंगे, अंबानी भी देगा, महेश भी देगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स की जो बॉयंसी है ना वो कम होने का मतलब ये है कि या तो देखो कंजम्पशन कम हो रहा है, या फिर जीएसटी सिस्टम में ना बहुत ज्यादा लीकेज है, इस वजह से जीएसटी सरकार को उतना मिल नहीं रहा है। तो सजेशन ये देते हैं रंगाराजन कि जीएसटी का जो स्ट्रक्चर है वो देखो ठीक करना पड़ेगा। तो 0.3 जो अभी इनडायरेक्ट टैक्स की बॉयंसी है ना इसे 1 पर लाना पड़ेगा। नेक्स्ट है फेडरलिज्म से संबंधित पॉइंट। देखो राज्य मांग कर रहे थे 16 फाइनेंस कमीशन में कि हमारा जो शेयर है बढ़ा के 50% कर दिया जाए। जो पैसों का बंटवारा होता है ना, हमें 50% मिलना चाहिए शेयर, लेकिन 16 फाइनेंस कमीशन ने बोला कि नहीं, आपको मिलेगा सिर्फ 41% पिछली बार की तरह। और इवन जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट पहले दिए जाते थे ना, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, वो भी बंद कर दिए गए हैं। फाइनेंस कमीशन कुछ राज्यों को रेवेन्यू कम होने पे ना ग्रांट रेकमेंड करता था, वो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है अब बंद कर दिए गए हैं। तो स्टेट्स के लिए टोटल जो पैसा है वो कम हो गया है। मतलब जो 15th फाइनेंस कमीशन था ना उसकी रिकमेंडेशंस के अनुसार ग्रांट थे, स्टेट को जितना पैसा मिला वो था 0.43% ऑफ जीडीपी, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट थे पिछली बार। लेकिन इस बार स्टेट को पैसा मिलेगा टोटल मिला के 0.33% ऑफ जीडीपी। टोटल की बात कर रहे हैं हम। यूजली देखो जब नया कमीशन आता है ना तो पहले साल ग्रांट्स बढ़ते हैं, लेकिन इस बार उल्टा हुआ है। इस बार ग्रांट्स जो हैं वो घट गए हैं। इसका मतलब स्टेट्स को ना अपने खर्चे जो हैं वो खुद मैनेज करने पड़ेंगे, यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे जो स्ट्रेस है वो देखो और ज्यादा बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट फिस्कल कंसोलिडेशन से संबंधित पॉइंट आता है। ये देखो थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है लेकिन ध्यान से समझिएगा। फिस्कल डेफिसिट तो आप सबको पता है, मतलब सरकार अपनी आमदनी से कितना ज्यादा खर्च कर रही है, ये होता है फिस्कल डेफिसिट। तो देखो पोस्ट कोविड ना सरकार उधार कम कर रही थी, लेकिन अब जो सरकार की स्पीड है उधार कम करने की वो स्लो हो गई है। जैसे पिछले साल फिस्कल डेफिसिट सिर्फ 4.4%, इस बार सरकार बोल रही है हम सिर्फ 0.1% फिस्कल डेफिसिट कम करेंगे, यानी 4.3% पे लेके आएंगे। जबकि देखो एफआरबीएम एक्ट 2018 ये बोलता है, एफआरबीएम एक्ट 2018 बोलता है फिस्कल डेफिसिट सिर्फ 3% होना चाहिए। और डेट टू जीडीपी रेशो जो है, यानी आपका उधार कितना परसेंटेज है जीडीपी का, डेट टू जीडीपी रेशो सिर्फ 40% होना चाहिए। ये एफआरबीएम एक्ट 2018 बोलता है। लेकिन देखो अभी ना हम इन टारगेट से बहुत दूर हैं। सरकार ये कहती है कि हम डेफिसिट नहीं देखेंगे, हम डेट टू जीडीपी रेशो देखेंगे। रंगाराजन बोलते हैं भाई क्या बात कर रहे हो यार, तुम दोनों आपस में जुड़े हुए हैं ना। अगर आप अपना फिस्कल डेफिसिट नहीं रोकोगे तो उधार तो आपका बढ़ता जाएगा ना। ये पॉसिबल थोड़ी ना कि आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ता रहे और उधार कम हो जाए। सरकार अगर मान लो आमदनी सरकार की कम है, खर्चा ज्यादा कर रही है, तो जो गैप है सरकार कैसे भरती है? उधार लेके ही तो भरती है ना।
उधार बढ़ेगा अगर फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है, तो सीधी सी बात है। फिर एक चीज ये भी है, ज्यादा अगर उधार लेती है ना सरकार, तो उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान है इंटरेस्ट पेमेंट्स में। मतलब अभी सरकार का टोटल जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, उसका एक बड़ा हिस्सा तो देखो पुराना जो लोन लिया है उसका इंटरेस्ट चुकाने में चला जाता है। इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखो, मान लो सरकार को ना टोटल 100 रुपए मिल रहे हैं रेवेन्यू रिसिप्ट में, लेकिन 100 में से 40 रुपए तो सरकार खर्च कर देती है पुराना जो उधार लिया है उसका ब्याज चुकाने में। तो घर चलाने के लिए तो सिर्फ 60 रुपए बचे ना। फिर 60 रुपए बचे तो क्या ही आप हेल्थ पे खर्च करोगे, क्या आप एजुकेशन पे खर्च करोगे? और एक चीज ये भी है ना, अगर मान लो आप इतना सारा पैसा पुराने इंटरेस्ट को चुकाने में दे देते हो और उधार ज्यादा लेते हो मार्केट में, तो फिर प्राइवेट कंपनीज के पास में पैसा बचता ही नहीं उधार लेने के लिए। इसे बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। टोटल बैंकों के पास में 100 रुपए हैं लोन देने के लिए, 90 मान लो सरकार ने ले लिए, 10 बचे सिर्फ प्राइवेट कंपनीज के पास में लोन लेने के लिए। समझ गए? तो ये गलत है। तो कुल मिलाकर देखो यही पूरा आर्टिकल है। रंगाराजन ये बोलते हैं विजन तो देखो अच्छा है 2047 का, लेकिन ना मॉनिटरी और फिजिकल स्टेबिलिटी चाहिए, और सरकार को साफ साफ बताना चाहिए कि 3% जो फिजिकल डेफिसिट है कब तक लाएगी सरकार। इस बार के बजट से संबंधित है, कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस किए गए हैं। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के गवर्नमेंट बजटिंग वाले टॉपिक से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इस बार के बजट का ना पहला फोकस ना फ्यूचर पर था। इंडिया को 2047 तक डेवलप नेशन बनाना है। सरकार ने यह बोला कि हम देखो पुराने जो तरीके हैं ना वो नहीं अपनाएंगे। तो इस बार के बजट में फोकस किन पे किया गया है? एआई पे किया गया है, बायो फार्मा पे किया गया है, इसके अलावा सेमीकंडक्टर पे फोकस किया गया है, क्रिटिकल मिनरल्स पे भी फोकस किया गया है, अर्थ कॉरिडोर बनाने की बात बोली गई है, रेयर अर्थ कॉरिडोर। तो इन सब चीजों पे फोकस किया गया है। देखो दुनिया में ना आज के समय में चौथा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है। अगर आज हमने अभी इन्वेस्ट नहीं किया ना तो हम पीछे रह जाएंगे। जैसे 1980s में ना चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग में काफी इन्वेस्ट किया, तो उसका फायदा चाइना को आज तक हो रहा है। तो आज हमने अगर इन चीजों में इन्वेस्ट नहीं किया ना तो आने वाले 30-40 सालों तक फिर हम पछताते रहेंगे। तो आर्टिकल कहता है कि देखो इंटेंशन तो अच्छी है सरकार की, लेकिन इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा? सरकार प्लान तो बना लेती है, लेकिन क्या ग्राउंड पे एग्जीक्यूशन अच्छे से होगा? ये सोचने वाली बात है। और एग्जीक्यूशन की स्पीड भी मैटर करेगी, कितना जल्दी सरकार इन चीजों को इंप्लीमेंट कर पाती है। अब देखो ना यहां पे इसके बाद नेक्स्ट एस्पेक्ट राइटर देते हैं एक्सपेंडिचर के रीस्ट्रक्चरिंग से संबंधित। सरकार देखो दो तरह का एक्सपेंडिचर करती है, दो तरह का खर्चा करती है। एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब डे टू डे चीजों पे खर्चा करना, सैलरी देना, सब्सिडी पे खर्च करना, पेंशन पे खर्च करना। अब जो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ना, इससे कोई एसेट नहीं बनता है। दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब रोड पे खर्चा कर देना, ब्रिज पे खर्चा कर देना, फैक्ट्री बना लेना। तो कैपिटल पे एक्सपेंडिचर जो होता है ना, उससे एसेट क्रिएट होता है। ये एक प्रकार से ना इन्वेस्टमेंट है। और रेवेन्यू पे एक्सपेंडिचर ये एक प्रकार से कंजप्शन है। अब लॉजिक देखो ये है, एक डेवलप कंट्री बनने के लिए ना कैपेक्स बढ़ना चाहिए। मतलब कैपिटल पे जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ना चाहिए। स्कूल, कॉलेजेस, ब्रिजेस, इन सब चीजों पे खर्चा बढ़ना चाहिए। लेकिन आप ना डेटा देखो, पिछले 10 साल में सरकार ने देखो अच्छा काम किया है। 2014-15 में ना 2014-15 में टोटल खर्चे का 88% खर्च होता था किस पे? टोटल खर्चे का 88% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे खर्च होता था 2014-15 में। 2026-23 में ना टोटल खर्चे का 77% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे खर्च हो रहा है। तो अच्छी चीज है। रेवेन्यू पे कम खर्चा सरकार कर रही है तो अच्छी चीज है। मतलब डे टू डे चीजों पे सरकार कम खर्चा कर रही है। एसेट बनाने पे फोकस सरकार का बड़ा है। इवन जो सब्सिडी है, सब्सिडी में भी देखो 11% की गिरावट देखने को मिली है। सब्सिडी में भी 11% की गिरावट देखने को मिली है। देखो इसे बोलते हैं फिस्कल डिसिप्लिन। मतलब सरकार ने मुफ्त की जो चीजें हैं
यानी कंजम्पशन वाली जो चीजें हैं वो कम कर दी है और देश बनाने में पैसा लगाया है, यानी सरकार ने इन्वेस्टमेंट पे फोकस किया है। और इकोनॉमिस्ट इसे बोलते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर इफेक्ट, अगर सरकार 1 रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च करती है ना, स्कूल बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में या फिर ब्रिज बनाने में, तो इकोनॉमी में ना 3 रुपए का फायदा होता है। 1 रुपया अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च हो तो इकोनॉमी में 3 रुपए का फायदा होता है। इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। लेकिन ना राइटर एक चीज पे चिंता जताते हैं। वो चिंता क्या है? चिंता यह है, कोविड-19 के बाद में ना, पोस्ट कोविड-19 सरकार ने कैपेक्स बहुत बढ़ाया था। उस समय एकदम से महामारी आ गई थी तो इकोनॉमी रिसेशन में जा रही थी, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार ने बहुत बढ़ा दिया था। उस समय बढ़ाया था 28.3% की रेट से। ये देखो 2023-24 में कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा था 28.3% की रेट पे। लेकिन फिर 2024-25 में पिछले साल के कंपैरिजन में कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया सिर्फ बाय 10.8%। फिर 2025-26 में कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ा सिर्फ 4.2%। ये रिवाइज्ड एस्टिमेट है। और अब सरकार का ये कहना है बजट एस्टिमेट में कि 2026-27 में हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं बाय 11.5%, जो सिर्फ बजट एस्टिमेट है। देखो इतना तो इन्फ्लेशन ही हो जाता है। मान लो इन्फ्लेशन 10% है, तो फिर आपने जो बढ़ाया, क्या ही बढ़ाया यार, 10% तो इन्फ्लेशन ही है। नेट इफेक्ट तो ऑलमोस्ट जीरो ही आ गया ना, आपने ना के बराबर बढ़ाया है। अगर आप इन्फ्लेशन को कंसिडर करो ना, तो आपने मान लो ना के बराबर बढ़ाया है। तो कुल मिला के देखो राइटर बोलते हैं जो कैपेक्स है ना, वो जीडीपी का 3.1% पे अटक गया है। अगर देखो इंजन स्लो हो गया ना, मतलब सरकार की स्पेंडिंग स्लो हो गई कैपिटल पे, तो फिर देखो गाड़ी कैसे आगे भागेगी, मतलब जीडीपी कैसे आगे भागेगी, आप बताओ। तो एक तो ये वाली चीज है। फिर नेक्स्ट एस्पेक्ट आता है टैक्स बॉयंसी। टैक्स बॉयंसी का क्या मतलब होता है? देखो बेसिक्स की सहायता से समझते हैं। आप ना ये सोच के देखो, आपकी सैलरी 10% बढ़ी है, मतलब जीडीपी जो है वो 10% बढ़ी है। तो अगर देखो आपका जो टैक्स पेमेंट है ना, वो भी 10% से ज्यादा बढ़े, तो मतलब सिस्टम जो है वो अच्छा है। नेक्स्ट आर्टिकल देखो, अनंत गोयनका ने लिखा है इंडिया यूएस ट्रेड डील से संबंधित। अनंत गोयनका जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो जाहिर तौर पे देखो अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, तारीफ ही करेंगे ट्रेड डील की। तो शुरुआत में देखो राइटर ये बोलते हैं, देखो इंडिया और यूएस के बीच में ये जो ट्रेड डील साइन हुई है ना, ये इंडिया की ना नई इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है। मतलब इंडिया ना ट्रेड का एक एक्सप्रेस वे बना रहा है। अनंत गोयनका एक बात बोलते हैं, एग्जाम्पल तो बढ़िया है। वो ये बोलते हैं, मान लो देखो सड़क टूटी फूटी है ना, तो फरारी भी उस सड़क पे धीरे चलेगी। लेकिन मान लो एक्सप्रेस वे हो, तो एक्सप्रेस वे पे तो ना मारुति भी तेज भागेगी। तो आर्टिकल कहता है इंडिया का जो अभी ट्रेड का जो प्लेबुक है ना, वो चेंज हो गया है। पहले हम ना ट्रेड को लेके डिफेंसिव हुआ करते थे, बच बच के चलते थे, बट अब हम अटैकिंग मोड में है, अब हम ऑफेंसिव हो गए हैं। हमने देखो ईयू से बात की, यूएस से भी ट्रेड डील साइन कर ली, ऑस्ट्रेलिया से की, यूएई के साथ में की, और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ में भी हमने डील साइन कर ली। तो ये सब आप डॉट्स कनेक्ट करो, हम क्या कर रहे हैं, हम एक बड़ा ट्रेड नेटवर्क बना रहे हैं। समझ गए? अनंत गोयनका बोलते हैं देखो ट्रेड डील का मतलब सिर्फ दोस्ती नहीं होता कि हाँ भाई ट्रेड डील हो गई तो अब दोस्ती हो गई। इसका मतलब है गेम के ना रूल्स सेट करना। समझ गए? कस्टम ड्यूटी कम करना, मार्केट एक्सेस देना। अब इंडिया ने यूएस के साथ में एक कंसिक्वेंशियल डील क्रैक कर ली है। कंसिक्वेंशियल मतलब जिसका असर देखो बहुत बड़ा हो। और यूएसए के साथ में हमने जो डील साइन की है ना भाई, ऐसा नहीं कि रातों रात हो गई, नहीं, 1 साल लगातार डिप्लोमेसी चलती रही, बैठ के चलती रही, तब जाके यूएसए के साथ में ट्रेड डील साइन हुई है, तब जाके ये ट्रेड का जो एक्सप्रेस वे है वो यूएस के साथ में तैयार हुआ है। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो यूएस ने हमारे ऊपर में ना 50% टैरिफ लगाए थे ना, अब वो टैरिफ घट के हो जाएंगे 18%।
50% टैरिफ लगाने का मतलब यह था हमारी 100 रुपए की शर्ट वहां पे 150 की बिकती। अनकॉम्पिटिटिव बिल्कुल ही। हमारे वियतनाम और बांग्लादेश जैसे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका माल ज्यादा बिकता यूएस में। लेकिन अब ट्रेड डील के बाद 18% टैरिफ हो गए हैं इंडिया के, तो इंडिया कम से कम कंपटीशन में है। और दूसरा देखो, यूएस जो है वो तो आपको पता है, यूएस इंडिया का ना सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। हमारा ऑलमोस्ट 1/5 एक्सपोर्ट तो यूएस से को ही होता है। मतलब हर 5 में से एक प्रोडक्ट तो हम यूएस भेजते हैं। इसलिए वहां पे टैक्स कम होना ये एक प्रकार से देखो हमारे लिए ना जैकपॉट के समान है। और आर्टिकल कहता है ये सिर्फ देखो एक टैक्स कट नहीं है, अब कम से कम यूएस की तरफ से ना एक पॉलिसी की सर्टेनिटी है। अब एक्सपोर्टर को ना डर नहीं लगेगा कि कल को ट्रंप और ज्यादा टैक्स बढ़ा दें तो क्या होगा। अब वो लॉन्ग टर्म प्लान कर सकता है। किसको फायदा होगा इस ट्रेड डील से? इस ट्रेड डील से देखो हमारे देश में अलग अलग सेक्टर्स को फायदा होगा। जैसे कपड़ों का उद्योग है, यूएसए ना दुनिया का सबसे बड़ा कपड़े का खरीदार है। लेकिन अभी ना हम, जैसे मैंने आपको बताया, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों से ना हार रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके पास में टैरिफ कम होने का एडवांटेज था, उनका माल सस्ता पड़ता था। लेकिन अब 18% टैरिफ हमारे हो गए हैं तो हमारा माल भी कंपटीशन में आ जाएगा। फिर जेम्स एंड ज्वेलरीज मान लीजिए, सूरत तो डायमंड पॉलिसिंग का हब है, बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। मतलब थोड़ा सा भी टैक्स बढ़ाया तो फिर जेम्स एंड ज्वेलरीज में जो मार्जिन है वो देखो खत्म हो जाते हैं। लेकिन अब टैरिफ कम होने की वजह से ना सूरत की फैक्ट्रीज में काम बढ़ेगा। दूसरे सेक्टर्स मान लीजिए, कानपुर या फिर चेन्नई का लेदर सेक्टर है, आंध्र प्रदेश के श्रिम्प्स यानी मैरीन प्रोडक्ट्स हैं। तो इन सब की जो लैंडेड कॉस्ट है ना वो कम हो जाएगी। आप बोलोगे सर ये लैंडेड कॉस्ट क्या होता है? लैंडेड कॉस्ट मतलब प्रोडक्ट की कॉस्ट प्लस में शिपिंग के चार्ज प्लस में टैक्स। तो टैक्स अब कम हो गया तो यानी लैंडेड जो कॉस्ट है वो कम हो गई। अब एक कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स में कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज मतलब इकोनॉमी में ये कंसेप्ट है जिसके पास एडवांटेज है ना वो जीतेगा। तो आर्टिकल देखो साफ कहता है हम ना कंपटीशन को बीट करेंगे। कौन है हमारे कॉम्पिटिटर्स? हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और इवन एशियन कंट्रीज भी। अगर देखो यूएस इन सब पर टैरिफ हाई रखता है और इंडिया पर 18% कर देता है ना, तो बायर फिर किसके पास में आएगा? जाहिर है फिर तो इंडिया के पास में आएगा। तो ये इंडिया के लॉन्ग टर्म गोल को सपोर्ट करता है। गोल क्या है? इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना। प्रधानमंत्री मोदी का विजन क्या है? मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया देखो तभी सफल होगा जब हम दुनिया को बेच पाएंगे। तो यूएसए के साथ जो डील है ना वही दरवाजा अपने लिए खोल रही है। समझ गए? अब थोड़ा अपना स्ट्रेटेजिक लेवल पे भी देखो यूएस के साथ ट्रेड डील साइन हुई है ना, मतलब यूएस का जो भरोसा है हम पे बढ़ा है, जो बीच में डगमगा गया था। अब यूएसए फिर से चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी पे आगे बढ़ेगा। यूएस चाहता है कि पूरी तरह से हम चाइना के ऊपर डिपेंड ना हो, तो यूएस एनकरेज करेगा अपनी कंपनीज को कि आप इंडिया में फैक्ट्री लगाओ। और यूएस के साथ ट्रेड डील साइन होने से फायदा देखो सिर्फ कपड़े को और जूते को नहीं होगा, डिफेंस, क्लीन एनर्जी, टेक्नोलॉजी सबको फायदा होगा। एक इनिशिएटिव था ICET, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ये बाइडन के समय इंडिया ने यूएस के साथ किया था कि इंडिया और यूएस मिलके क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में काम करेंगे। तो जब देखो ट्रेड बढ़ता है ना तो रिश्ते मजबूत होते हैं, ज्वाइंट वेंचर्स बनते हैं। अमेरिकन कंपनीज इंडिया में R&D सेंटर ओपन करेंगी, तो इससे इनोवेशन को बूस्ट मिलेगा। तो कुल मिला के देखो अनंत गोयनका लास्ट में ये बोलते हैं कि सरकार ने अपना काम कर दिया है, अब काम इंडस्ट्रियलिस्ट का है। अब इंडस्ट्री को ना इन्वेस्टमेंट बढ़ानी होगी, अपनी कैपेसिटी बढ़ानी होगी, क्वालिटी इंप्रूव करनी होगी। सिर्फ डील साइन करने से एक्सपोर्ट नहीं बढ़ता है, क्वालिटी पे ध्यान देना पड़ता है, फैक्ट्री लगानी पड़ती है। तो अब काम इंडस्ट्री वालों का है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन है जो आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना है। ये जो फिस्कल डेफिसिट वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था ना रंगाराजन का, उससे संबंधित ये आर्टिकल है, उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है।
तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।